आज स्टॉक एक्सरे में बात करेंगे रिलायंस पावर पर, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये काउंटर आज सुर्खियों में भी है नतीजों के बाद। लेकिन इस शेयर में अगर देखें तो शेयर का पहले प्रदर्शन देख लेते हैं क्या कुछ रहा पिछले कुछ महीनों में। मार्च 2023 में ये शेयर 9 से 10 रुपए की रेंज पर चल रहा था और अक्टूबर 2024 में आते आते इस काउंटर ने 53 रुपये 65 पैसे का हाई बनाया। यानी कि जो लोग निवेशक घुसे थे उनका पैसा 4 से 5 गुना हुआ, बशर्ते सभी ने अपने निवेश को होल्ड किया होगा। कुछ जो कि बीच में इस शेयर में जिन्होंने एंट्री की उनके लिए ठीक है, उनको भी प्रॉफिट मिला होगा। ऊपर के भाव इस काउंटर पर बनते हुए दिखाई दिए। तो रिलायंस पावर में एक अच्छा खासा ट्रैक्शन काउंटर पर बनता हुआ दिखाई दिया। शेयर अपने शिखर से करीब 26% नीचे आ चुका है, लेकिन आज इस काउंटर पर मूव है। आई वुड रिक्वेस्ट माय पीसीआर टीम काइंडली शो द ग्राफिक्स ऑन टाइम। आगे देखिए शेयर क्यों पिटा, अब इसकी जानकारी देते हैं। अक्टूबर दिसंबर में एफआईज डीआईज ने कंपनी के शेयर बेचे। एफआईज ने अपना हिस्सा 13.12 से घटाकर 12.95% किया। डीआईज ने अपना हिस्सा 2.88% से घटाकर 2.8% किया। Q2 में नतीजे में मार्जिन्स जो थे वो थोड़े से सबड्यूड रहे। मार्जिन्स 33% से गिरकर 21% रहे ऑन ए क्यू ऑन क्यू बेसिस, जिसकी वजह से इस काउंटर पर थोड़ी सी प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। एफआईज माल बेच रहे थे, थोड़ा सा माल बेचा, डीआईज ने थोड़ा सा माल बेचा। Q2 नतीजों में मार्जिन्स थोड़े से गिर गए। प्रॉफिट अच्छा दिख रहा था, वो इसलिए क्योंकि 3433 करोड़ रुपए की इनकी अन्य आय आ गई थी, इसलिए लोगों ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आए हैं। लेकिन उसको अदर इनकम को हटाकर देखेंगे तो नतीजे उतने अच्छे नहीं थे। तो Q2 में तो कंपनी की कहानी रही ये, और कंपनी पर जो 550 करोड़ रुपए क्वार्टर का बोझ भी रहता है इंटरेस्ट का, जिसकी वजह से इसके जो फाइनेंशियल्स होते हैं थोड़े वीक हो जाते हैं। कंपनी ने कई बार इस तरह की बातें कही हैं एक्सचेंज में कि हमारे इस पावर प्लांट का डेट फ्री हो गया है, उस पावर प्लांट का जो बोझ है डेट फ्री हो गया, लेकिन कंपनी डेट फ्री नहीं हुई है। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है हमें अपने दिमाग में, क्योंकि कंपनी पर 15,000 करोड़ रुपए का डेट है। अगर उनके 10 प्लांट है उसमें से 1 या 2 का डेट उतर भी गया है तो कंपनी का ऐसा नहीं है कि डेट पूरी तरह से कंपनी डेट फ्री हो गई है। तो ये पहले अपने दिमाग से थोड़ा सा बहुत सारी, क्योंकि मेरी लोगों से बात हुई तो लोगों ने ये कन्फ्यूज़न उनके दिमाग में था कि रिलायंस पावर तो डेट फ्री हो गई है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। कंपनी के नतीजे आए कल, नतीजे लेकिन अच्छे आए हैं। कल Q3 के नतीजों में करीब 5% का रेवेन्यू डाउन होता हुआ दिखाई दिया। साथ ही अगर देखें तो नेट प्रॉफिट कंपनी का करीब 42 करोड़ रुपए का आया वर्सेस लॉस ऑफ 1137 करोड़। साथ ही अगर देखें तो एबिटा में देखिए नेट प्रॉफिट करीब आया है 1137 करोड़ का लॉस था, वहाँ से 42 करोड़ का प्रॉफिट आया। साथ ही अगर देखें तो एबिटा में करीब करीब लॉस टू प्रॉफिट आया एबिटा इनका, जो कि 363 करोड़ रुपए का था, वहाँ से अब कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 492 करोड़ है। ये अभी एबिटा में भी लॉस है, एबिटा लॉस यानी कि माइनस है ये 363 करोड़। साथ ही एबिटा मार्जिन्स भी जो माइनस में थे पिछले साल इसी क्वार्टर में 18.7% नेगेटिव था, वो मार्जिन अब पॉजिटिव आ गया 26.5। अब ये इंटरेस्टिंग है कि क्यू ऑन क्यू में जहाँ पर इनके मार्जिन्स 21% पर गिर गए थे Q2 में, वहाँ से उभर कर अब 26.5% आए हैं। तो थोड़ा रिकवरी तो आई है मार्जिन्स में। अब कंपनी के ट्रिगर्स क्या हैं? कंपनी का रोज़ा पावर प्लांट का इन्होंने कर्ज चुकाया, जो कि हमने बताया कि एक्सचेंजेस को इन्होंने इन्फॉर्म किया। लोग इस उम्मीद में भी आ गए थे, लेकिन दूसरे प्लांट पर इनकी प्रॉब्लम भी चल रही है। समालकोट प्लांट में इनके कर्ज भुगतान में देरी हो रही है और इंटरेस्ट भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। उनके कुछ जो पेमेंट था उसमें डिफ़ॉल्ट भी आया था पीछे। साथ ही अगर देखें तो 1350 करोड़ रुपए का कर्ज है इस पावर प्लांट पर, और इसकी जो क्षमता है वो करीब 2250 मेगावाट की है, जिसमें से कि 750 मेगावाट के जो इक्विपमेंट थे वो इनके पास आ भी गए थे, लेकिन ये अब इस प्लांट को शायद रन करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस प्लांट के साथ। साथ ही ग्रीन एमिशन शर्तों को पूरा करने के लिए इनको सासन और रोज़ा प्लांट पर FGD सिस्टम लगवाने होंगे 2026 से पहले। तो ये थोड़ा सा इन पर एक बर्डन भी आएगा, लेकिन कंपनी की जो ओवरऑल पावर उत्पादन कैपेसिटी है वो 5300 मेगावाट की है। अब इस कंपनी की वैल्यूएशन देखते हैं। शेयर की बुक वैल्यू करीब 35 रुपये 80 पैसे है और FY25 में
इनके 3 क्वार्टर की अगर ईपीएस देखें, जो पिछला क्वार्टर आया था जिसमें कि ईपीएस अदर इनकम की वजह से आई थी, उसको हटाकर अगर एडजस्ट करके देखेंगे तो इनकी ईपीएस अभी शून्य है। पहले क्वार्टर में नेगेटिव थी 0.24 की, उसके बाद थोड़ी पॉजिटिव आई और इस क्वार्टर में भी थोड़ी पॉजिटिव आई है। तो अभी उतनी पॉजिटिव नहीं हुई है कि ये कंपनी ईपीएस वाइज बहुत आगे बढ़ जाए, लेकिन काउंटर में चूंकि रिवाइवल आ रहा है, बिकॉज की रिजल्ट्स थोड़े से रिवाइव कर तो रहे हैं, इससे भी हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हैं। राजेश सर, कैसे देखें इस काउंटर को ऑन चार्ट्स, ऑन डेटा? क्योंकि फंडामेंटल डेटा तो मैंने शेयर किया, लेकिन आप टेक्निकल डेटा बताएं सर। देखिए विवेक जी, आर पावर जनरली एक ऐसा काउंटर है, जब अब मुझे कोई पूछता है तो मैं सलाह देता हूँ कि ट्रेडिंग के हिसाब से डेफिनेटली इसमें बाय किया जा सकता है। जब भी मोमेंटम हो तो लिया जा सकता है। अभी मोमेंटम में है और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में ट्रेड कर रहा है। पॉसिबली जिस तरीके का वॉल्यूम ट्रैक्शन है, ट्रायंगल ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। एंड फर्दर पॉसिबली 48 टू 53 लेवल्स स्टॉक में नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, ट्रेडिंग के हिसाब से यस, बट पोर्टफोलियो के हिसाब से मैं आर पावर को सजेस्ट नहीं करता। काउंटर जनरली सर्किट्स में ट्रेड करता है एंड ऐसे काउंटर्स को पोर्टफोलियो में मैं सलाह नहीं देता। ट्रेडिंग के हिसाब से डेफिनेटली 40 के स्टॉप लॉस से एक्सपेक्ट कीजिए, पॉसिबली 48 एंड 54 जो है नियर टर्म आप आर पावर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी सर, 40 का एक स्टॉप लॉस लगाकर क्या ट्रेडिंग रेंज बताया आपने, अपसाइड क्या है? देखिए 48 जो है इसका एक रीसेंट हाई था, तो वो एक्सपेक्ट कीजिए। एंड ओके, उसके बाद फर्दर ट्रैक्शन आ सकता है टुवर्ड्स 54 लेवल्स। ठीक है। तो जो इसने पुराना हाई लगाया था, आई थिंक अक्टूबर के आसपास इन्होंने 53.65 का लेवल लगाया था, वही लेवल ये लगा सकता है अगर 48 पार करेगा। तो पहला टारगेट 48 है, 53.65 या 54 आप मोटा मोटा पकड़ सकते हैं इस काउंटर को दूसरे टारगेट के लिए। लेकिन एक 40 रुपये का एक स्टॉप लॉस, लेकिन ये ट्रेडिंग रेंज बताई है सर की, रिकमेंडेशन नहीं है इसको बाय करने की, लेकिन उन्होंने केवल ट्रेडिंग रेंज बताई है जो लोग इस काउंटर पर ट्रेड कर रहे हैं या निवेशित हैं उनके लिए।